देयर आर 5 हेड्स ऑफ द इनकम। हम जब स्टेटमेंट ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम बनाते हैं, एट दैट टाइम हम सबसे ऊपर नेम ऑफ द असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सब लिखने के बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिखते हैं। उसमें सबसे पहला हेड आता है इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सैलरी इनकम हम जहाँ एम्प्लॉयर के पास से कुछ भी मिलता है तो इसी हेड में कवर होगा। सेकंड इनकम है हाउस प्रॉपर्टी, मेरी ओनरशिप की जो ऑफिस है, दुकान है, घर है, कुछ भी मैं रेंट पे देता हूँ, मेरा रेंट इनकम है, वो एचपी में आएगा। मैं रेगुलर एक्टिविटी करता हूँ, बिजनेस इनकम करता हूँ, तो वो पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में कवर होगा। बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट में कवर होता है, उसका परचेज सेल वो कैपिटल गेन में कवर होगा। आगे 4 में कहीं पे भी नहीं आएगा। वो सब 5वें हेड रेसिडुअल हेड अदर सोर्सेज में तो आएगा ही आएगा। इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, विनिंग है, गिफ्ट है, वो सब अदर सोर्सेज में आएगा। तो 5 हेड का फर्स्ट हेड है वो सैलरी, और सैलरी हमें लर्न करना है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ सैलरी समझ लो। सैलरी का हेड अप्लाई कब होगा? जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है वहाँ पे सैलरी का हेड अप्लाई होगा। मैं हरिया कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ, उसमें से मुझे कुछ भी मिलेगा, पेपर चेकिंग का, सुपरविजन का, सैलरी है, कोई गिफ्ट है, वो सब अंडर दिस हेड कवर होगा। उसके 2 एक्सेप्शन है। एमपी है जिसको गवर्नमेंट से सैलरी मिलता है, लेजिस्लेशन से सैलरी मिलता है, तो वो अदर सोर्सेज में आएगा। पार्टनर्स को अपनी पार्टनरशिप फर्म में से सैलरी मिलता है, रेम्युनरेशन मिलता है, तो पीजीबीपी में आएगा। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, फॉरगोइंग यानी मुझे जो सैलरी मिल रहा है मैं उसका एप्लीकेशन ऑफ द फंड कर रहा हूँ, कोई ट्रस्ट को दे देता हूँ, तो मेरे में टैक्सेबल होगा। टैक्स फ्री सैलरी, मेरे एम्प्लॉय ने मेरा टैक्स भर दिया है तो सैलरी भी मेरे में टैक्सेबल होगा, और जो एम्प्लॉय ने टैक्स भरा है वो भी ऐड करके मेरा इनकम कंसीडर किया जाएगा। एक से ज़्यादा जगह पे जॉब करता हूँ तो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर हो सकते हैं, वो सभी इनकम सैलरी में कवर होगा। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पहले जॉब करता था उसने अभी कुछ दिया, फ्यूचर वाले ने एडवांस कुछ दिया, तो प्रोस्पेक्टिव यानी फ्यूचर वाला एम्प्लॉयर है उसने भी कुछ दिया है तो वो अभी सैलरी के हेड में ही टैक्सेबल होगा। आपको सरेंडर ऑफ सैलरी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ सैलरी आपने डायरेक्टली पहले से दे दिया है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा, वो हम सेपरेटली लर्न करेंगे। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, हमारा एम्प्लॉयर के साथ का कुछ एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, कुछ टर्मिनेशन हुआ है। आपको यहाँ पे जामनगर के प्लांट में अपॉइंट किया था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज होने की वजह से आपको हजीरा भेज दिया, तो उसके लिए एक्सेस कुछ पे करेंगे। आपको 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, लेकिन अभी आपको 2 साल में निकाल रहे हैं, प्रोजेक्ट बंद हो गया, तो वो भी इन ल्यू ऑफ सैलरी में कवर होगा। आपके साथ का क्या हुआ, एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स में चेंज हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, टर्मिनेशन हुआ है, तो उसके बिहाफ कुछ आपको एम्प्लॉयर पे करेगा, वो इन ल्यू ऑफ सैलरी में कवर होगा। सैलरी इंक्लूड द ऑल, वेजिस है, सैलरी है, बेसिक है, अलाउंस है, परक्विजिट है, आपकी बिहाफ पीएफ में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया है, पेंशन में कंट्रीब्यूशन किया है, वो सब सैलरी में कवर होगा। अलाउंसेस यानी मॉनेटरी बेनिफिट, आपको एवरी ईयर 3 यूनिफॉर्म का पेमेंट कर देंगे, 3000 9000 पे कर देंगे। आपको सोचना है साल में 1 करवाना, 2 करवाना, वही चलाना। अलाउंसेस मॉनेटरी पॉकेट में आ जाता है, एक्सपेंस करना या नहीं आपको सोचना है। लेकिन परक्विजिट में यूनिफॉर्म भी परचेस करके आपको दे देंगे, तो उसका वैल्यूएशन आपके हैंड में टैक्सेबल होगा। अलाउंसेस एंड परक्विजिट, तो सैलरी का हेड, ये बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद स्टार्ट करना है। सबसे पहले सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज यानी ड्यू और रिसीव्ड व्हिच एवर इज अर्लियर। मेरा अप्रैल का सैलरी 30 अप्रैल में ड्यू हो रहा है तो अप्रैल में ही टैक्सेबल, लेकिन 1 मई को ड्यू होता है तो 1 मई को टैक्सेबल। हमें सोचना है फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट हमारा ईयर है अप्रैल 23 से लेके मार्च 24। किस पीरियड में हमने सर्विस रेंडर किए वो नहीं देखना है
किस पीरियड में ड्यू हुआ है वो देखना है। अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 के बीच में ड्यू हुआ है तो हमारा है। मार्च 23 का सर्विस प्रोवाइड ड्यू अप्रैल 1 23 तो हमारे ईयर में टैक्सेबल होगा। मार्च 24 में सर्विस प्रोवाइड किया लेकिन ड्यू नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे यानी अप्रैल 1 24 है तो हमारे ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन एम्प्लॉयमेंट होता है ना, तो प्रीवियस एम्प्लॉय है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को ड्यू करता है, करंट एम्प्लॉयर है वो करंट मंथ के लास्ट डे को ड्यू करता है, तो हमारा 12 की जगह 13 मंथ का सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। वाइस वर्सा सिचुएशन, पास्ट एम्प्लॉयर है वो लास्ट डे ऑफ द मंथ को ड्यू करता है और नया एम्प्लॉयर है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को ड्यू करता है, तो 11 भी हो सकता है। हमें क्या सोचना है, क्या देखना है, अप्रैल 1 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक जो ड्यू हुआ ना वो हमारे लिए टैक्सेबल है। उसके बाद 9(1) सेक्शन अक्रूवल ऑफ द सैलरी। अक्रूवल ऑफ द सैलरी का मतलब, अक्रूवल ऑफ द सैलरी यानी डीम टू बी अक्रूवल में हम कवर करते थे सबसे पहले रेंडरिंग ऑफ द सर्विस इज इम्पोर्टेंट। इंडिया में रेंडरिंग ऑफ सर्विस है तो अक्रूवल इन इंडिया है, बाद में उसका पेंशन है, लीव सैलरी है, ग्रेच्युटी बाद में मिलेगा। अब अब्रॉड हो तो भी अक्रूवल इन इंडिया ही माना जाएगा। किसके रिलेटेड है, जहाँ पे आपने जॉब किया है, जहाँ पे आपने सर्विस प्रोवाइड किया उसके रिलेटेड कोई भी इनकम फ्यूचर में कभी भी मिलेगा तो अक्रूवल इन इंडिया माना जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन सिटीजन को सैलरी पे किया है और इंडियन सिटीजन ने सर्विस आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड किया है तो डीम टू बी अक्रूवल इन इंडिया है। सैलरी टैक्सेबल लेकिन ओनली बेसिक टैक्सेबल, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स 10(7) में एग्जम्प्ट होंगे। अभी सैलरी का एक एक पॉइंट देखते जाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी रिटायरमेंट बेनिफिट है, आपको ग्रेटिट्यूसली आपने अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया है इसीलिए आपको ग्रेच्युटी पे किया जाएगा। तो ग्रेच्युटी हम समझेंगे सबसे पहले। तो ग्रेच्युटी 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। लेट मी सी, कीप कंटिन्यू। सबसे पहले ग्रेच्युटी सेक्शन 10(10) गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी देखो भाई, लीव सैलरी, ग्रेच्युटी, पेंशन हर एक में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेफिनेशन अलग अलग है, इसीलिए हमें यहाँ पे याद रखना है। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मीन्स जेएमसी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, उसमें से आपको कुछ ग्रेच्युटी मिला है, वहाँ पे आप जॉब करते हो तो एग्जम्प्ट है। सेकंड, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1872। नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1872। आपकी कंपनी है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर है वो इसी एक्ट में कवर्ड है 1872, बाद में नॉट कवर्ड है। अब जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर है जहाँ पे जॉब कर रहे हो वो 1872 में कवर हो रहा है। 3 पार्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, कवर्ड एंड नॉट कवर्ड। अभी हम कवर्ड देखेंगे। कवर्ड अंडर 1872, लिस्ट ऑफ द बिलो इज एग्जाम, लिस्ट ऑफ बिलो इज एग्जाम। आपने जितने साल जॉब किया है ना उतने साल का 15 डेज का सैलरी, यहाँ 15 लेना है तो 15/26 लेना है। 15/26 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड। कितने साल जॉब किया, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड मल्टीप्लाई करना है। 15/26 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स में याद रखो, नंबर ऑफ ईयर्स में आपको राउंडिंग ऑफ करना है। आपने 15 साल और 6 महीने जॉब किया है तो 15 साल लेना है। 15 साल एंड 6 महीने के बाद 1 दिन और उससे ज़्यादा जॉब किया है तो आपको 16 लेना है। 6 महीने तक बिलो राउंडिंग अप, अबोव 6 मंथ है, 1 दिन भी ज़्यादा है तो अबोव राउंडिंग अप लेना है। 15/26 मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड मल्टीप्लाई सैलरी। सैलरी का डेफिनेशन भी हर एक जगह पे अलग अलग है। सैलरी का डेफिनेशन यहाँ पे ग्रेच्युटी में 2 है, कवर्ड अंडर 1872 एंड नॉट कवर्ड 1872। दोनों का सैलरी का डेफिनेशन अलग अलग है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ इनकम टैक्स है वो लॉजिक से ज़्यादा मेमोरी का सब्जेक्ट है। बार बार रिवीजन करना है, बार बार वीडियो सुनना है तो याद रहेगा। मालूम होने से कुछ नहीं होता है, पेपर में क्या लिखते हो ना उससे इम्पोर्टेंट होता है। लेट वी सी, तो आपको ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड आपने क्लियर किया। नाउ
सैलरी यानी बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, लास्ट ड्रॉन। रिटायरमेंट कब हुआ? जब रिटायरमेंट हुआ उसका लास्ट मंथ है ना, उसी मंथ का है ना, जब रिटायर हुआ ना उस अगले मंथ का बेसिक सैलरी एंड ऑल डीए, पूरा डीए लेना है आपको। डियरनेस अलाउंस हम उसको महंगवाई भत्तू भी बोलते थे। इट इज़ नथिंग बट डियरनेस अलाउंस। यहाँ पे सैलरी बेसिक प्लस डीए लास्ट ड्रॉन, इसीलिए 15 मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ कंप्लीट मल्टीप्लाई सैलरी, मंथली सैलरी लेना है। यहाँ पे लास्ट मंथ है। सीजनल एम्प्लॉय है तो सीजनल एम्प्लॉय है आप तो 7 डेज लेना है। अब दिवाली के टाइम बुलाते हो, होली के टाइम बुलाते हो, 7 लेना है। इंस्टेड ऑफ 15 यू विल कंसीडर 7/26 मल्टीप्लाई ईयर ऑफ कंप्लीटेड मल्टीप्लाई मंथली सैलरी। पी सेटेड एम्प्लॉय है तो पी सेटेड यानी आउटपुट बेस्ड सैलरी, तो उसमें आपको रिटायरमेंट पहले के 3 मंथ का एवरेज सैलरी कंसीडर करना है। लिस्ट ऑफ द बिलो में सबसे पहले 15 डेज सैलरी ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर। सेकंड इज द 20 लाख जिसको हम बोलते हैं MPL, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। एंड थर्ड वन दैट इज द एक्चुअल रिसीव। इस तीनों में से जो कम है ना उतना एग्जाम टैक्सेबल कितना होगा? एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जाम। टैक्सेबल कितना होगा? एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जाम। ये बात हुई कवर्ड अंडर 1872। नाउ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड नॉट कवर्ड अंडर 1872, नॉट कवर्ड 1872। कंटिन्यू। सबसे पहले लिस्ट ऑफ द बिलो इज एग्जम्प्ट। लिस्ट ऑफ द बिलो इज एग्जाम में हाफ मंथ सैलरी ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर। आपने 72 में 15/26 लिया था और यहाँ पे नॉट कवर्ड में 1/2 लेना है। ईच कंप्लीटेड ईयर में राउंडिंग ऑफ है ना, वो राउंडिंग ऑफ आपको इग्नोर करना है। कंप्लीटेड ईयर में राउंडिंग ऑफ है वो आपको इग्नोर करना है। यानी किसी ने 26 ईयर्स 11 मंथ 29 डेज जॉब किया है तो आपको क्या लेना है? ओनली 26। कंप्लीटेड ईयर में सैलरी में बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स यानी जो सैलरी का पार्ट रिटायरमेंट पर्पस के लिए काउंट किया जाता है। आपको बोलते हैं 10% ऑफ द सैलरी है वो पीएफ में आपको कंट्रीब्यूट करना है। तो टीए का कितना पोर्शन 10% में लेते हो? जितना पोर्शन 10% में लेते हो उतना ही इन टर्म्स है। हमें 10,000 डीए मिल रहा है लेकिन इन टर्म्स सिर्फ 60% है तो 6,000 इन टर्म्स है, तो पीएफ में कंट्रीब्यूशन 6,000 का 10% होगा। तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जो डीए काउंट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, वही डीए यहाँ पे लेना है। ये है कमीशन ऑन टर्नओवर। फिक्स परसेंटेज होता है कमीशन, वो यहाँ पे नहीं लेना है। टर्नओवर बेस्ड कमीशन जो होता है ना एम्प्लॉय को देते हैं, वही यहाँ पे सैलरी में लेना है। और सैलरी काउंट करने के टाइम जब रिटायर्ड हुआ है ना, उसे अगले 10 महीने का एवरेज निकालना है। रिटायर्ड हुआ है उसका अगला 10 महीना। लीव सैलरी में प्रीसीडिंग डे से 10 महीना लेना है, 10 मंथ लेना है। ग्रेच्युटी में प्रीसीडिंग मंथ का लेना है। इसीलिए यहाँ पे आपको एक एक चीज़ छोटी छोटी याद रखनी पड़ती है। ग्रेच्युटी में मैं रिटायर्ड हुआ 15 जुलाई को, तो मुझे 30 जून से आगे जाके रिवर्स जाके 10 मंथ लेना है। उसका बेसिक प्लस डी एन टर्म प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर काउंट करना है। उसका एवरेज निकालना है। एवरेज ऑफ द 10 मंथ मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर्स। एमपीएल तो सिमिलर ही है, 20 लाख है एमपीएल एंड एक्चुअल रिसीव्ड है। ये एमपीएल 20 लाख ड्यूरिंग द होल लाइफ है। मैं रिलायंस में जॉब करता था, 6 लाख डिडक्ट ले लिया था मैंने। अब मैं एसआई में गया हूँ तो वहाँ पे मेरी एमपीएल 14 लाख ही हो जाएगी ड्यूरिंग द होल लाइफ। अर्लियर एग्जाम्पशन लिया है तो वो हमें डिडक्ट कर देना है। एंड ग्रेच्युटी जब मैं जॉब में था, मेरे पास पैसों की ज़रूरत थी, मुझे गवर्नमेंट ने दे दिया, मुझे एम्प्लॉयर ने दे दिया, तो वाइल इन सर्विस ऑलवेज टैक्सेबल। एम्प्लॉय का डेथ हुआ, उसके बाद ग्रेच्युटी ड्यू हुई तो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं।
एम्प्लॉय का डेथ हुआ, उससे पहले ड्यू हुआ, रिसीव्ड उसके वाइफ को हुआ, तो उसका वाइफ जब उसके हस्बैंड का रिटर्न भरेगी तब हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल करेगी। ड्यू से पहले मर गया तो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं। ड्यू हुआ, बाद में मर गया, बाद में मिला, तो भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल, उसका टैक्स है, उसका लीगल है, रिटर्न है उसका लीगल है, वो भर देगा। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। पूरा वीडियो सुनिए, पहले से सुनिए, डेली सुनिए, तो ही आप एग्ज़ाम पास कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।